हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करूंगा। कल मैंने अमारा राजा को डिस्कस किया था। अमारा राजा बैटरीज वो पहले हुआ करता था, फिर अब अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी हो गया है। और आज करूंगा डिस्कस एक्साइड इंडस्ट्रीज को। तो दोनों का बिजनेस मॉडल मुझे तो ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट लगता है। It's just that Exide Industries is a little faster when it comes to adopting new technologies, और हमारा राजा थोड़ा पीछे रह जाता है। इसीलिए, और जब सारा का सारा बिजनेस मॉडल सेम है, दोनों का मार्केट प्रेजेंस बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ भी अगर आप चेक करेंगे ना पिछले 3 साल का, तो दोनों का 16-17% का सेल्स ग्रोथ है, कैगर क्यूमुलेटिव जो इनका एवरेज ग्रोथ रेट है। और लास्ट साल इनका 10% का है। एक साल का पीछे देखे 10-11%, तो ऊपर नीचे आगे पीछे ही दौड़ते रहते हैं दोनों एक दूसरे के। मार्केट प्रेजेंस भी सेम है। एक्साइड के भी जो प्रोडक्ट्स हैं, एक्साइड की बैटरीज हो गई, डायनेक्स हो गया, एसएफ हो गई, तो सबको पता है, बहुत फेमस है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप अमारा राजा का भी देखें तो सेम प्रोडक्ट प्रोफाइल, ऑलमोस्ट सेम। इधर उधर बैटरीज निकालते हैं, लेड एसिड बैटरीज। दोनों का जो मेजर बिजनेस का सेगमेंट है करंटली, वो है लेड एसिड बैटरीज का, दोनों के उसमें। और दोनों शिफ्ट कर रहे हैं लिथियम आयन के उसमें, लिथियम आयन बैटरीज को बनाने के लिए। तो अभी ये बैटरी के सिर्फ पैक्स और मॉड्यूल्स बनाते हैं। पैक्स और मॉड्यूल और सेल में क्या डिफरेंस होता है, कल मैंने आपको सारा मतलब लिथियम आयन की पूरा बेसिक समझाया था कि पूरा इंडस्ट्री काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको सेल मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपर्टीज होना चाहिए। अगर आपको सस्ते में बैटरी पूरा एक स्ट्रक्चर, पूरा बैटरी का अगर पैक्स बनाने हैं या बैटरी का मॉड्यूल बनाना है पूरा, तो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है सेल की। अगर आप सेल नहीं बनाते हैं, आपको नहीं आता, आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप उसको सोर्स करो कहीं से। इंडिया में अभी सारा का सारा ऑलमोस्ट जो बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए सेल्स सोर्स किए जाते हैं चाइना से। फिर जब सेल्स आते हैं तो यहाँ पे उनको सिर्फ असेंबली, पैकिंग, बैटरी यूनिट्स में वो सब यहाँ पे होता है। तो वो आउटसोर्सिंग का काम हो गया। मतलब भारी बाहर का जो काम होता है, जो बेसिक जो सेल मैन्युफैक्चरिंग है, वो टेक्नोलॉजी अभी इंडिया पे नहीं है। तो हमारा राजा ने भी अभी उसमें फोरे करना शुरू किया है, प्लान्स वगैरह बैठाए हैं कि हम तेलंगाना में एक गीगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। कल मैंने सब बताया, 16 गीगावाट आवर्स का उनका प्लान है, और फेज 1 फेज 2 में चलेगा ये। एनएमसी टाइप की सेल केमिस्ट्री का भी ये सेल्स बनाएंगे, और बैटरीज बनाएंगे, और एलएफपी की भी। मैंने आपको पहले बताया कि लिथियम आयन की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉर्म फैक्टर्स होते हैं। उसमें से तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिलिंड्रिकल फॉर्म फैक्टर, और प्रिज्मेटिक फॉर्म फैक्टर, और तीसरा आपका हो गया पाउच फॉर्म फैक्टर। तो दोनों सेम सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं। और केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो सिलिंड्रिकल में भी, प्रिज्मेटिक में भी, और पाउच में भी डिफरेंट डिफरेंट केमिस्ट्रीज आती हैं। केमिस्ट्रीज मतलब कि आपका बेसिकली एक सेल कैसे बनता है, आपका लिथियम आयन का सेल। आपके चार कंपोनेंट्स उसमें चाहिए। एक आपको कैथोड चाहिए, एनोड चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट चाहिए आपको, और एक सेपरेटर चाहिए जो आपके कैथोड और एनोड को सेपरेट करे। तो कैथोड आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है एनोड आपका। और अगर एक्टिव मटेरियल्स आप कैथोड में कौन कौन से यूज करते हैं, जिससे आपका एनर्जी जनरेट होता है, जो वो लिथियम, जब आपका एनर्जी आप पावर देते हैं बैटरी को, तो लिथियम जो होता है वो आपका एनोड की तरफ जाता है, और एनोड पे चिपकता है जाके, और अगर जब डिस्चार्ज हो रही होती है बैटरी, तो वो वापस रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है कैथोड की तरफ। तो उसके लिए आपको एक्टिव मटेरियल्स लगता है। एक्टिव मटेरियल्स क्या हुआ, एनएमसी, निकल मैंगनीज कोबाल्ट। आपने सुना होगा एनएमसी 2170 या एनएमसी 622। एनएमसी 622 का क्या मतलब है, ये कौन सा सेल हुआ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिस्ट्रीज है। एनएमसी 622 मतलब निकल, मैंगनीज और कोबाल्ट का जो प्रोपोर्शन है, 60% निकल है, 20% मैंगनीज है, 20% कोबाल्ट है, तो इसीलिए NMC622। दूसरी केमिस्ट्री क्या हुई, LFP केमिस्ट्री। NMC के जो सेल्स हैं वो बेसिकली मोस्टली आपके टू व्हीलर्स में यूज होते हैं, लेकिन जो LFP है वो आपका यूज होता है फोर व्हीलर्स में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं। और बहुत जगह आपका, चाहे वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में हो, अभी तो वहाँ पे AGM लेड एसिड बैटरीज वगैरह यूज होती हैं, लेकिन धीरे धीरे लेड को रिप्लेस करना है। तो बिकॉज लेड इज़ अ वेरी टॉक्सिक एलिमेंट, और उसका रिसाइकलिंग भी मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें हैं लेड के उसमें। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, तो बहुत सारा उसको मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो लेड एसिड से धीरे धीरे सारी इंडस्ट्रीज लिथियम आयन की तरफ आ रही है, लिथियम आयन सेल्स की तरफ, बैटरी की तरफ। तो
जैसे मैं बता रहा था, 2 टाइप की केमिस्ट्रीज़ कॉमन है और अमारा राजा भी और एक्साइड भी इन दोनों पे काम करने के लिए प्लान्स कर रहा है, प्लांट बिठा रहा है और अलग-अलग इन्होंने कंपनी से पार्टनरशिप किया है। तो गोशन जो मैंने बताया था आपको, गोशन आइनोवेट बैटरीज़ के साथ अमारा राजा ने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट लिया है और एक्साइड ने तो पहले ही, एक्साइड का बस ये अच्छा है कि इसने 1-2 साल पहले ही काम शुरू कर दिया था। 1 साल 1.5 साल हो गया इसको काम, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप इसने की है एस वोल्ट के साथ। दोनों दोनों अमारा राजा और एक्साइड के केस में दोनों दोनों जो इसके पार्टनर्स हैं वो चाइना के हैं। गोशन आइनोवेट बैटरीज यूरोप का है, लेकिन उसका जो पेरेंट कंपनी है गोशन हाईटेक वो चाइना की है और मेजर जो एक्सपर्टीज है वो चाहे मतलब गोशन हाईटेक के पास ही है। तो सारा का सारा चाइनीज जो ये कंपनीज हैं इनसे टाई अप करके टेक्नोलॉजी इंडिया में लाएंगे, फिर प्लांट को बनाने में और क्या लेआउट होना चाहिए वो हेल्प करेगा जो इनका टेक्नोलॉजी पार्टनर है। और एक बार सप्लाई चेन, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी इंडिया में लिथियम आयन की जो बैटरी है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जब तक एटलीस्ट वो डिमांड 50 गीगावाट आवर्स का नहीं हो जाएगा तब तक लोकल सप्लाई चेन स्टैब्लिश नहीं होगी। अगर आपको सेल बनाना है, मैंने आपको बताया सेल बनाने के लिए आपको पूरा एक सप्लाई चेन बैठाना है, कैथोड बनाने की आपको कंपनीज चाहिए, एनोड के लिए चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए चाहिए। अभी लोकल सोर्सिंग इतना नहीं हो पाता है, तो सारा का सारा सोर्सिंग आप चाइना से करेंगे। तो अगर आपके पास चाइनीज सप्लायर है, चाइनीज कंपनी के साथ आपने टाइप किया है, तो आपको उनका सप्लाई चेन से एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जो चाइनीज सप्लायर्स हैं वो अराउंड द वर्ल्ड सोर्स करते हैं अपने रॉ मटेरियल्स को और वॉल्यूम में सोर्स करते हैं, तो उनको पैसा कम देना पड़ता है। और हमारा राजा और एक्साइड का क्या प्लान है, हमारा राजा के आई एम नॉट वेरी श्योर, बट एक्साइड का तो डेफिनेटली जो इनका एग्रीमेंट है एस वोल्ट के साथ वो इंक्लूडेड है सप्लाई चेन के साथ। तो जो एस वोल्ट अपने लिए सप्लाई सिक्योर करेगा, रेज करेगा, कहीं से उठाएगा, प्रोक्यूर करेगा, तो एक्साइड भी सेम ऑर्डर्स देगा। उसी सप्लाई के जो ऑर्डर्स हैं जो एस वोल्ट आगे देगा उसी में एक्साइड का भी ऑर्डर्स होगा। तो एक्साइड को भी सस्ते दाम में रॉ मटेरियल मिल गया, जिस रॉ मटेरियल जिस दाम में एस वोल्ट रॉ मटेरियल उठा रहा है, तो इसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी एट अ वेरी लो लेवल, मतलब काफी कॉम्पिटिटिव लेवल पे रहेगी। तो ये एग्रीमेंट है। और दूसरा एग्रीमेंट, चौथा पार्ट एग्रीमेंट का ये है कि आपको जो एक्साइड जो यील्ड की बात कर रहा है कि हमको इतना यील्ड चाहिए इवेंचुअली अपने लिथियम आयन से, तो ये कह रहा है जैसे 11 से 14% का एबिटा मार्जिन इनका होता है लेड एसिड बैटरीज वाले डिवीजन में, जो कि इज अ डाइंग डाइंग डिवीजन। बट इसकी हम बात भले बाद में बात करेंगे। डाइंग डिवीजन कहना इज अ वेरी हार्श वर्ड, एक्चुअली इट्स नॉट डाइंग एट दैट फास्ट पेस जितना सब सोचते हैं, बट उसको हम अभी सेपरेट बात करते हैं बाद में। तो इनका लेड एसिड का करंटली लेड एसिड बैटरीज का जो प्रोडक्ट डिवीजन है वहाँ पे 11 से 14% का एबिटा मार्जिन है। तो ये जब अपना ये लिथियम आयन का भी सेल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट और पैक एंड असेंबली का भी प्लांट बैठाएंगे, जिसमें कि एनएमसी और एलएफपी दोनों केमिस्ट्रीज होंगी। एलएफपी क्या होता है, लिथियम आयन फॉस्फेट, LiFePO4। ये आपकी कार्स में यूज होती हैं और बड़े बड़े जो 4 व्हीलर्स हो गए, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हो, तो वहाँ पे एलएफपी यूज होता है, वहाँ पे आपका एनएमसी यूज नहीं होगा। तो एलएफपी की डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है एज कम्पेयर टू एनएमसी आगे जाके, बट एनएमसी की भी डिमांड रहेगी। इसीलिए दोनों कंपनीज आपका एनएमसी में भी जा रही है और एलएफपी में भी जा रही है, एलएफपी में ज्यादा फोकस करेंगी। तो जब ये अपना एनएमसी और एलएफपी का आगे जाके प्लांट बैठाएंगे, एज आई सेड एक्साइड के केस में, तो ये शायद इस साल के एंड तक या 1 2 3 क्वार्टर्स में ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। और जो हमारा राजा का प्लांट है वो तो अभी नेक्स्ट साल एंड में जाके उनका एनएमसी का ऑपरेशनलाइज होगा और उसके बाद 6 7 8 महीने और लगेंगे एलएफपी को ऑपरेशनलाइज होने में। और इसीलिए मुझे लगता है, मतलब इसका कोई श्योर शॉर्ट आंसर नहीं है, रीजन नहीं है, बट मुझे लगता है दोनों के बीच में जो वैल्यूएशंस का डिफरेंस है ना वो इसी वजह से है, क्योंकि एक्साइड वाज वेरी फास्ट, वेरी क्विक टू अडॉप्ट दिस न्यू टेक्नोलॉजी एंड टू फोरे इनटू दिस न्यू लिथियम आयन टेक्नोलॉजी। लेकिन हमारा राजा ने थोड़ा देर कर दी, इसीलिए उसका आई थिंक 25 26 27 के पी पे ट्रेड करता है और एक्साइड आपका 45 46 के पी पे ट्रेड करता है। तो मैंने आपको कल भी जो हमारा राजा का बिजनेस बताया था, एक्साइड का भी सेम है। सबसे पहले या तो ये ऑटोमोटिव ओईएम्स जो हैं, चाहे आपका टाटा मोटर्स है, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, hyundai है, मारुति है, इनके साथ ये टाइप करते हैं, बहुत क्लोजली काम करते हैं बैटरीज बनाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के लिए, या फिर
एक कोलैबोरेशन होता है इनके बीच में, क्योंकि आपको स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी चाहिए लेड एसिड बैटरीज में भी। लिथियम आयन की मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अभी प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ है, तो उसको अभी साइड रखो। अभी मैं बात कर रहा हूँ इनका जो एग्जिस्टिंग डिवीजन है लेड एसिड बैटरीज का। तो लेड एसिड बैटरीज में सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ओईएम्स को ही जाके बेचते हैं बैटरीज, जो कार में बैटरीज लगती हैं। फिर क्या है, जैसे मैंने कार लिया है आज, तो 3-4 5-6 साल बाद मेरे को बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ेगी, तो वो इनका सेगमेंट आता है आफ्टर मार्केट में। ठीक है, तो उधर भी ये केटर करते हैं। जैसे मुझे अगर बैटरी लेना है तो मैं किसी भी एक्साइड या फिर किसी भी हमारा राजा के डीलर के पास जाऊंगा, बैटरी लगाऊंगा अपनी और रिप्लेस करके जो भी है। तो वो आफ्टर मार्केट वाला सेगमेंट हुआ, एक ओईएम वाला सेगमेंट हो गया। ये इनका आता है ऑटोमोटिव में, ये टू व्हीलर्स का भी इसमें होता है और फोर व्हीलर्स का भी होता है, कमर्शियल वगैरह सबका होता है। तो दूसरा इनका आ गया इंडस्ट्रियल सेगमेंट। उसमें क्या है, उसमें आपका आईयूपीएस आता है, मतलब इंस्टीट्यूशनल अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब आज के डेट में क्या है, अगर थोड़ा भी पावर चला गया, चाहे वो अब डेटा सेंटर का हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्राइजेस हैं, तो आपको एक क्रिटिकल लोड चाहिए। क्रिटिकल लोड क्या होता है, सपोज आपके पास पावर नहीं है, अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई है, आप अभी आपको अपना जो नॉर्मल फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का या फिर डेटा सेंटर्स का, उसको पूरा आपको बिल्डिंग रन करना है, तो आप कैसे करेंगे? आपको बहुत क्रिटिकल लोड चाहिए उस टाइम पे पूरा बिल्डिंग को एनर्जाइज करने के लिए। तो आपका लैब्स यूज होती है लेड एसिड बैटरीज। वो इंस्टीट्यूशनल के लिए अलग बनती हैं, कार्स के लिए अलग बनती हैं, होता लेड एसिड का ही है। ठीक है, तो एक वो सेगमेंट हो गया इनका। आईयूपीएस इन्हें कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जो यूपीएस हम बचपन में यूज करते थे ना कंप्यूटर्स में, तो सेम, बट ऑन अ वेरी डिफरेंट स्केल। और दूसरा इनका हो गया टेलीकॉम टावर्स का। सेम जैसे कल बिजनेस मॉडल को बताया था ना, आपको लग रहा होगा सेम चीजें बता रहे हैं, जस्ट कंपनी डिफरेंट है, और है ही बिजनेस मॉडल इतना इतना सिमिलर है कि वही चीजें रिपीट करनी पड़ेंगी। तो टेलीकॉम टावर्स को आपको एनर्जाइज करने के लिए, जहाँ पे रेगुलर पावर सोर्स नहीं है, तो आपको इन्वर्टर्स चाहिए। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, इन्वर्टर्स चाहिए। तो आपको ये बैटरी ये प्रोवाइड करते हैं उसमें। लेकिन क्या है ना, सारी टावर कंपनीज, जैसे मैंने कल भी बताया, वहाँ पे वो लिथियम आयन बैटरीज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। वो ये ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरीज पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनका भले ही एक्विजिशन कॉस्ट जो लेड एसिड बैटरीज है उनका इनिशियली कम होता है, लेकिन इनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये महंगा ही पड़ता है लाइन बैटरीज से। लाइन मतलब लिथियम आयन बैटरीज से। तो टावर कंपनी जो है वो लाइन बैटरीज की तरफ जा रही है। बाकी इसका एक और सेगमेंट है जो थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे हमारा राजा से, और थोड़ा हल्का सा स्केलेबल भी लगा, वो है रूफटॉप सोलार का। अब आपको पता ही होगा, सोलार को भी मैं ठीक ठीक अपने इस चैनल पे और ट्विटर पे भी, एक्स पे भी काफ़ी अपडेट रखता हूँ उस इंडस्ट्री के बारे में। तो उसमें भी बहुत सारा गवर्नमेंट का फोकस है सोलार में भी। उसमें से भी एक पर्टिकुलर स्कीम है रूफटॉप सोलर की, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट का फोकस है सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करना है आपको, अगर रूफटॉप सोलर लगाना है और उसको ग्रिड से कनेक्ट करना है नहीं करना है, वो सब चीज़ें हैं। तो कंपनी के पास भी एक अपना पोर्टफोलियो है। मैं आपको, इनफैक्ट आप अपनी स्क्रीन पे अभी देखेंगे, तो ये रहा कंपनी का पोर्टफोलियो। अब आप देख पा रहे होंगे, इसमें डेटा सेंटर का भी है, और इसमें आपका ये रूफटॉप सोलर का भी है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का भी है। मैं बीईएसएस की हमेशा बात करता हूँ। ये मतलब जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, उन्हें भी समझ आया होगा कि बीईएसएस की मैंने बहुत वीडियोस में बात करी है। पर्टिकुलरली जब ये बैटरीज और सोलार कंपनीज की मैं बात करता हूँ, तो ये बीईएसएस टेक्नोलॉजी बहुत, मतलब हर कोई इसमें घुस रहा है। क्योंकि सी आपको अगर सोलार की जो पावर है वो मतलब इंटरमिटेंट है। आपका कभी धूप आएगी, कभी नहीं आएगी। रात में तो ऑफ कोर्स धूप होती नहीं है। और विंड का क्या है, विंड भी हर दिन विंडी डे, एवरी डे कैन नॉट बी अ विंडी डे। तो आपका इंटरमिटेंट पावर सोर्स है वो, जो ये रिन्यूएबल का सोर्स है, हमेशा नहीं ऑन रहेगा। तो जब जब ये एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, तो ग्रिड पे तो ये कनेक्टेड है। अब जब ये बहुत ही ज्यादा एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वेस्ट होने से अच्छा वो आप एनर्जी स्टोर करो। तो उसके लिए यूज होता है आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो आपके विंड पावर से भी कनेक्टेड होगा, विंड मिल से भी कनेक्टेड होगा, या सोलार पैनल्स से भी कनेक्टेड होगा। अब वैसे तो स्टोरेज सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं। मैंने आपको हाइड्रो पंप्ड पावर का भी बताया, जिसमें 2 रिजर्वायर्स होते हैं ऊपर नीचे एक एलिवेशन पे। तो जब ज्यादा पावर आती है, जब ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होती है, तो जो नीचे वाला रिजर्वायर है उससे पानी ऊपर पंप किया जाता है। ठीक है, और जब ज़्यादा कम एनर्जी होती है रिन्यूएबल सोर्सेज से, या रात का समय है, या विंड नहीं है, तो वो सेम जो पानी ऊपर भेजा था रिजर्वायर में, अब वो नीचे ट्रांसफर करेंगे, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो आपने यहाँ पे देखा कि एक्सेस जो एनर्जी यहाँ जनरेट हो रही थी रिन्यूएबल सोर्सेज से,
उसको यूज़ करके वो वेस्ट होनी थी। अब वो वेस्ट होने से अच्छा जो आपका नीचे वाले रिजर्वायर में पानी जमा है, उसको ऊपर आपने पंप कर दिया। एनर्जी वेस्ट होने से तो अच्छा ही है कि आपने एनर्जी यूज़ करके ऊपर पंप किया। अब जब वो वहाँ से एनर्जी नहीं आ रही है, कम आ रही है, रात का समय है, लेट्स से सोलर पंप पैनल से कनेक्टेड है, सोलर पार्क से कनेक्टेड है कोई रिजर्वायर्स 2, वहाँ रात को एनर्जी नहीं आ रही है, अब आपका एनर्जी लोड बढ़ गया अचानक, तो आप ऊपर जो रिजर्वायर में पानी इकट्ठा किया था आपने, तो वो आप नीचे वापस भेज सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो एक ये एक बैटरी स्टोरेज की तरह काम करते हैं ये दोनों रिजर्वायर्स। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है, लिमिटेशन ये है कि हर जगह तो आपको 2 रिजर्वॉयर्स नहीं मिलेंगे, तो आपको जो स्केलेबल नहीं है ये वाला एनर्जी स्टोरेज फॉर्म, तो आपका एनर्जी स्टोरेज फॉर्म जो स्केलेबल है वो क्या है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, BESS। इसको आप ध्यान रखो, हर वीडियोज़ में मैं आके कह रहा हूँ, जो कंपनी BESS पे फोकस कर रही है एटलीस्ट उसे पढ़ो। आई एम नॉट सेइंग कि जो कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में या कॉन कॉल में BESS, 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 BESS बार-बार यूज़ करें, नॉट दे आर नॉट वेल इक्विप्ड, दे वोंट नेसेसरीली मेक यू मनी। मतलब सोलार की हर कंपनी पैसा नहीं बना के देगी, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कौन जो कह रहा है वो कर रहा है। सेम इज द केस विद द BESS सेक्टर। चाहे बहुत सारी कंपनीज अब इसमें आने का सोच रही हैं, लेकिन सारा पैसा नहीं बनाएंगे, आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। तो इनके आप प्रोडक्ट्स देख लो, डेटा सेंटर के लिए क्या बनाते हैं? AGM बैटरीज बनाते हैं। AGM बैटरीज मैंने आपको कल बताया था, ये लेड एसिड बैटरी ही होती है, लेकिन ट्रेडिशनल से काफी अलग होती है। AGM बैटरीज आपकी आती है वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज के अंदर, VRLA बैटरीज उन्हें कहते हैं। इसमें जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो जो एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है लेड एसिड बैटरीज में, वो फ्रीली फ्लो नहीं करता है। आपको एक वेंटेड स्ट्रक्चर नहीं चाहिए ये बैटरीज रखने के लिए, और स्लिपेज का भी इशू नहीं है कि आपने उल्टा टेढ़ा मेढ़ा ओरिएंटेशन किया बैटरी का और सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकल गया, तो वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए एट दिस मोमेंट जो AGM बैटरीज है ना, उनका डिमांड बहुत ज्यादा हुआ। ये जो एब्जॉर्बेंट ग्लास मैट बैटरीज इन्हें कहते हैं हम, AGM बैटरीज। ये थोड़ा इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, और इसमें इतना ज़्यादा इसको स्लिपेजेस इश्यूज नहीं होते हैं, थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो इनका डिमांड करंटली 4 व्हीलर में ज़्यादा है। ऑफ कोर्स आगे जाके तो बहुत सारे जो 4 व्हीलर्स हैं उसमें लिथियम आयन आने वाला है, लेकिन जब तक लिथियम आयन बैटरीज एक स्केल तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक आपको डिपेंड रहना पड़ेगा लेड एसिड बैटरीज में। और लेड एसिड बैटरीज में भी सबसे अच्छी बैटरीज अभी की डेट में ये सभी हैं, AGM बैटरीज, ये भी ऑफ कोर्स एक VRLA बैटरीज का ही सेगमेंट है। तो आपको इस हिसाब से देखना पड़ेगा, राइट? मैंने डेटा सेंटर का बताया, बहुत डिमांड आती है, ये भी मैं काफ़ी वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ कि इनकी कैपेसिटी बहुत, डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी, इनके पास क्रिटिकल लोड कितना है। डेटा सेंटर तो एक ऐसी चीज़ है जो आपका हमेशा 24/7 इसको रन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, कट गई, तो आपको एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, बहुत क्रिटिकल लोड बहुत हाई चाहिए, तो वहाँ पे जो बैटरीज यूज़ करते हैं एक्साइड, वो भी बना के वो भी सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, इनकी सोल्यूशन रेंज में आता है। BESS मैंने आपको बताया, AGM बैटरीज ये बेचते हैं कंटेनराइज्ड सोल्यूशन में, ताकि एक्सेस एनर्जी आप सोलार से या विंड से या किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से, जो एक्सेस एनर्जी दैट यूजुअली गेट्स वेस्टेड विल इंस्टेड गेट स्टोर्ड इन दीज AGM बैटरीज। तो सोलार रूफटॉप का भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ये सोलार पैनल्स भी बनाते हैं, सोलार इन्वर्टर्स भी बनाते हैं और बैटरीज भी बनाते हैं। अब इन्वर्टर्स क्यों चाहिए होते हैं सोलार में? जो बेसिकली आपका सोलार पैनल है, वो आपका DC में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब लेकिन आपको अगर ग्रिड में भेजनी हो इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रिड तो AC इनपुट लेता है, तो आपको इन्वर्टर चाहिए, सोलार इन्वर्टर DC से AC में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो ये भी बनाते हैं। अब ट्रैक्शन में क्या आता है, जो MHE इलेक्ट्रिफिकेशन की हम बात करते हैं कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनको ESG गोल्स फुलफिल करने के लिए, अब वो डीजल से रन होने वाली फॉकलिफ्ट, MHE मतलब होता है आपका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, वेयर हाउसिंग में भी अच्छा खासा टेलविंड है इस सेक्टर में। तो यहाँ पे जितने भी, जैसे आप एस को मैंने डिस्कस किया था, एक्शन कंस्ट्रक्शन, वो भी अब जो मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आपका क्रेन्स निकाल रहा है, EV क्रेन्स निकाल रहा है, जिन्हें हम कहेंगे। तो वहाँ पे भी ये सब इनका एक सॉल्यूशन रेंज है, जो आप देखेंगे कि रैपिड चार्ज बैटरीज, क्योंकि आप वो डीजल से नहीं चला रहे हैं ना, जो वेयर हाउसिंग और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, बेसिकली ट्रक्स, क्रेन्स, फॉकलिफ्ट्स,
तो ये सब अगर आप डीज़ल से कन्वर्ट होके आपको ट्रांसफ़ॉर्म करना है या आपको छोड़ना है डीज़ल को और इलेक्ट्रीफाई करना है अपनी फ्लीट को, तो आपको हाई रैपिड चार्ज बैटरीज़ चाहिए जो जल्दी-जल्दी चार्ज हो ताकि आपका समय खराब ना हो उसको चार्ज करने में, तो वो ये सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। ये मैंने आपको सिर्फ़ सॉल्यूशन की रेंज बताई है। अब इसकी हम बात करते हैं मेन, क्योंकि कल भी मैंने जो मेजॉरिटी ऑफ द डिस्कशन वाज़ फोकस्ड ऑन the new energy business which was lithium ion cell manufacturing business of अमारा राजा। तो सेम आज भी इसमें हम थोड़ा फोकस करेंगे क्योंकि यही दिस इज गोइंग टू बी अ बिग डील इन द फ्यूचर। ठीक है, तो अब मैं इसकी बात करता हूँ। जैसे मैंने अमारा राजा के केस में बताया, वो गीगा कॉरिडोर बना रहे हैं तेलंगाना में, तो उनका कैपेसिटी है जिससे वो स्टार्ट कर रहे हैं जिससे लेके 16 गीगावाट की। आई मीन वो भी फेज 1 फेज 2 में जाएगी। फेज 1 में उनका एनएमसी आई थिंक 2 से 3 गीगावाट का है और 6 गीगावाट का एलएफपी वाली केमिस्ट्री है। ठीक है, तो टोटल धीरे-धीरे साल, 2 साल, 10 साल तक वो 16 गीगावाट तक 16 गीगावाट आवर्स की कैपेसिटी का पोटेंशियल रखती है हमारा राजा। एक्साइड के केस में ये 12 गीगावाट का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 12 गीगावाट की कैपेसिटी है। तो फर्स्ट फेज में 6 गीगावाट की करेंगे, 2 गीगावाट की एनएमसी का केमिस्ट्री, एनएमसी की बैटरीज सेल्स और बाकी 4 गीगावाट का एलएफपी का। तो इनका ये प्लान है और मैंने आपको बताया एंड ऑफ द ईयर या फिर थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं प्लान्स, लेकिन ऑलरेडी 6-7 2-3 क्वार्टर्स बचे हैं इनका ऑपरेशनलाइज होने में। लेकिन हमारा राजा के केस में अभी नेक्स्ट ईयर के एंड तक एनएमसी वाला शुरू होगा, एलएफपी में और ज्यादा टाइम है। ठीक है, अब इन्होंने अभी तक जो इनका ये न्यू एनर्जी वाला डिवीजन है एक्साइड का, जिसमें ये लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सब कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी अगर Q1 FY25 की बात करें तो 2500 करोड़ का इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2500 करोड़ और करेंगे। कंपनी की बहुत अच्छी बात यह है कि कंपनी अभी भी डेट फ्री है। इंटरनल अक्रूवल्स से ही इसने अभी तक 2500 करोड़ का किया है। बाकी ये क्या कह रहे हैं आगे जाके जो हम फाइनेंसिंग करेंगे वो खाली ब्रिज फाइनेंसिंग करेंगे, क्योंकि इनको भरोसा है अपने कैश फ्लो पे, आगे जाके इन पे कैश फ्लो आएगा। कैश फ्लो मतलब ये प्रॉफिट जनरेट करेंगे। 1000 करोड़ का एक साल में ऑलमोस्ट मोटा माटी प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो इनका कहना ये है कि हम थोड़ा बहुत ब्रिज फाइनेंसिंग लेंगे। ब्रिज फाइनेंसिंग मतलब अभी आपके पास वो कैश फ्लो नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो तो टाइम के बाद आएगा ना। एक क्वार्टर में थोड़ा 250-300 का करोड़ का प्रॉफिट वो कैश फ्लो हो गया। कैश फ्लो एग्जैक्टली वो नहीं होता है, लेकिन वो प्रॉफिट आपका बचा। क्योंकि कैश फ्लो अगर जब आप निकालते हैं फ्रॉम ऑपरेशंस तो उसमें से बहुत चीज़ें आपको हटानी पड़ती हैं। डिप्रिसिएशन हटाना पड़ता है, ये क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है, राइट। आपको फिर टैक्स तो खैर कैश एक्सपेंस होता है तो वो आपका नहीं आता है उसमें। जब आप एडजस्ट करते हैं फिर आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी एडजस्ट करने होते हैं। आपको इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेएबल ये सब एडजस्ट करना होता है, तो आपका एक्चुअल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आता है। उसकी हम कभी बात अलग से वीडियो में कर देंगे कि वो कैसे करते हैं हम। बाकी क्योंकि इनको टाइम लगेगा धीरे-धीरे कैश जनरेट करने में, तो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग ये थोड़ा लोन लेंगे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अपने कैश फ्लोज से वापस लोन को चुका देंगे। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1000 करोड़ का कंपनी का एक साल में पैट बनता है। ठीक है, अब हाँ, इनका जो लैब बिज़नेस है, मैंने आपको पहले बताया ना कि इसकी मैं थोड़ी बात करूँगा, बिकॉज़ एवरीबॉडी सेज़ कि लैब इज़ अ डाइंग इंडस्ट्री इंक्लूडिंग मी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इसका हमने बिल्कुल सेंटिमेंट खराब ही कर दिया लैब्स का। अब मैं ये देखूँ कि जो लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग है, वो बहुत जल्दी स्केलेबल तो नहीं है। उतना जल्दी स्केल नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में भले ही अभी कह रहे हैं कि 30% से इसका सेल कैगर होगा 2030 तक, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। बेस इतना छोटा है तो 30% का केगर वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। तो जो अभी एग्जिस्टिंग आप अगर मारुति को देखें, hyundai को देखें, आई थिंक 4-4 5-5 बिलियन डॉलर्स ये ईच इन्वेस्ट कर रहा है 2030 तक अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने में। वो भी आईसी इंजन वाली, जिसमें लैब्स लगती हैं, लेड एसिड बैटरीज लगती हैं। तो जब एक तो ये जब ये अपनी बैटरीज जब ये कार्स बनाएंगे तो इनका लैब का बिजनेस चलेगा, एक्साइड का, हमारा राजा का। उसके बाद एक आज जो कार ये इनकी बिकेगी, लेट्स से आज बिक गई, 3-4 साल बाद वो रिप्लेस भी करनी है बैटरी, तो इन पे रिप्लेसमेंट का भी बिजनेस आएगा। तो लैब माइट बी अ डाइंग इंडस्ट्री, लेकिन उसमें बहुत टाइम है। जैसे कोल के लिए कहते थे कि रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी हो गई है, ईवीज इतनी आ गई हैं, तो कोल अब खत्म है। मतलब कोल से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो एकदम बिल्कुल चलेगी नहीं। लेकिन पिछले 4-5 साल से कोल का डिमांड मतलब हर साल इट ब्रेक्स रिकॉर्ड्स।
वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इवेंचुअली सबको पता है गोल्ड का डिमांड जाके आके कम होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अभी फिगर आउट कर लिया कि डिमांड कम हो जाएगा तो अभी जस्ट हो जाएगा अगले साल। इसमें टाइम लगेगा। 8-10 साल तो मुझे 8-10 साल तो शायद पर्टिकुलरली मेरी भी विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन 3 से 5 साल तो लेड एसिड में इतना कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। 3 साल तक तो एटलीस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि नियर टू मीडियम टर्म भी कंपनी का कहना है कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमारा इनफैक्ट ग्रो ही करने वाला है यहाँ से डिवीजन। और अब तो एक्सपोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे हैं जब से इन्होंने एजीएम बैटरीज वगैरह निकाली हैं, क्योंकि बहुत डिमांड है एजीएम बैटरीज की। जो मैंने आपको पहले बताया वो भी लेड एसिड बैटरी का पार्ट होता है। और जब तक इनका लेड एसिड बैटरीज का डिवीजन थोड़ा डाई डाउन होना शुरू होगा, तब तक इनका लिथियम आयन का स्केल हो जाएगा। तो इतना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 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 हाँ, तो इंटेंडेड मार्जिन जो इनके हैं, मैंने आपको बताया 11 से 14% का एबिटा मार्जिन जो है, वो इनका लेड एसिड बैटरीज वाले डिवीजन में है। और कंपनी का ये कहना है कि अगर हम जो लिथियम आयन वाले सेल मैन्युफैक्चरिंग या फिर बैटरी पैक्स, उसके बाद ऑफ कोर्स ये सेल बनाएंगे तो उसके पैक्स और उसके पूरा बैटरी का मॉड्यूल बनाएंगे और उसको पायलट करेंगे और बेचेंगे। तो उसमें भी ये कह रहे हैं कि जब हमारा 80 टू 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो है एबिटा मार्जिन्स दैट विल बी द सेम एज आर एबिटा मार्जिन्स फ्रॉम द लेड एसिड बिजनेस। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ब्रेक इवन कब करेगा लिथियम आयन का इनका बिजनेस? इनका ऐसा कहना है कि जब हमारा 50 टू 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाएगा उस प्लांट का जो फेज 1 में है, तो ब्रेक इवन कर जाएंगे। ब्रेक इवन क्या होता है? जो आपका कॉस्ट है वो आपका प्रॉफिट, मतलब आपको जस्ट आपका प्रॉफिट होना शुरू हुआ है। जो आपकी कॉस्ट है, जो आपका सेलिंग प्राइस है, वो आपकी सारी कॉस्ट को जैसे ही कवर कर देता है और ऊपर निकल जाता है कॉस्ट से, तो आपका ब्रेक इवन हो जाता है। ठीक है। बाकी 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 आई डोंट थिंक कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी Q1 FY25 का ये मुझे लगता है पर्टिकुलरली कि हाफ ईयर में इंटरेस्टेड होते हैं कॉन कॉल करने में। Q1 का इनका कोई कॉन कॉल नहीं हुआ था, तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा तो नहीं रहा है, एकदम खराब ही रिजल्ट रहा है। 6% से ही सेल्स ग्रोथ किया था और 16% से आई थिंक प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रो किया था। एबिटा मार्जिन भी इनके Q4 से कम होके आ गए हैं। आई थिंक 12-13 पहुंच गए थे, फिर 11.5 पे आ गए हैं। बट वो सीजनैलिटी पे भी हम बात कर सकते हैं कि सीजनैलिटी रही होगी, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज ने अक्रॉस इंडस्ट्रीज थोड़ा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बिकॉज इलेक्शंस थे, हीट वेव्स थी। इसके केस में आई डोंट थिंक क्या था, बिकॉज अगेन देयर वाज नो कमेंट्री। मैनेजमेंट ने कमेंट्री में बस यही बोला कि सब अच्छा कर रहा है, सब अच्छा कर रहे हैं, प्लान अच्छा है, प्लान्स के अकॉर्डिंग प्लांट हम बैठा रहे हैं, कोई प्लान से चेंज नहीं है। बट अगर आप देखेंगे एबिटा भी इनका थोड़ा कम हुआ है, सेल्स 6.5% की आ गई थी ईयर ऑन ईयर। तो वो चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। अगर ये 6, 7, 10% से ही सेल करेंगे अपना आगे जाके, तो 45 का पी इज रियली नॉट जस्टिफाइबल। तो हमको ये देखना पड़ेगा। अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं, तो इसके एक्साइड के वैल्यूएशंस के बारे में कोई बहुत ज़्यादा मेरे पास कहने को नहीं है, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले Hyundai और 5-6 महीने हो गए होंगे, Hyundai और किया के साथ इन्होंने एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया था कि जब हमारा लिथियम आयन का ये हो जाएगा, कंप्लीट प्लांट हो जाएगा, तो आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी हमसे सोर्स करेंगे। तो वहां पे इनका स्टॉक 12-13% भाग गया था, और आई थिंक पिछले एक साल में काफी डबल भी हो चुका है। तो रैली ऑलरेडी कर चुका है। पॉजिटिव न्यूज जो इसकी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लिथियम आयन का शुरू करने वाले हैं, ईयर एंड तक इनका ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तो ये जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ है, आई थिंक मोस्ट ऑफ इट हैज ऑलरेडी बीन अकाउंटेड फॉर इन द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। तो वैल्यूएशंस के बारे में आई एम रियली नॉट श्योर कि क्या कहूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी आके नहीं कहना है। और इसीलिए आई एम अवॉइडिंग द वैल्यूएशन पार्ट, बिकॉज मुझे सीरियसली नहीं पता है। बस आपका ये है, मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैंने आपको बिजनेस के बारे में बता दिया है, तो आपको एक फेयरली, यू माइट हैव get a fairly good idea about how the business is working and what are the plans for the business going ahead. अब आपको ये ट्रैक करना है कि कंपनी का जो प्लांट है, जो ये लाइन सेल मैन्युफैक्चरिंग और पैक्स मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसने बैठाया है, वो कैसा जाके आगे फोल्ड होता है, उसको आपको देखना है। कंपनी का ग्रोथ को आपको ट्रैक करना है, क्योंकि कंपनी ये कह रही है कि हमारा ग्रोथ हमको दिखता है, विजिबिलिटी है, फिलहाल तो कुछ साल हम ग्रो करेंगे, लेकिन Q1 में इनका रिजल्ट खराब रहा था इतना। तो आपको देखना है वेदर द Q1 वाज जस्ट एन एक्सेप्शन, कि या फिर दिस विल सून टर्न आउट टू बी अ ट्रेंड। तो वो आपको देखना है, उस हिसाब से आपको एलोकेशन बनाना है। हमारा राजा का क्या है,
उसका प्लांट अभी 1 डेढ़ साल लगेगा उसको शुरू होने में, और उसके वैल्यूएशंस दिख भी रहे हैं कि हाँ 25-27 के पी पे ट्रेड कर रहा है। बट ठीक है, स्टिल मतलब बिजनेस मॉडल में कोई फर्क नहीं है बहुत ज्यादा। अगर एक्साइड अपना सब कुछ ठीक कर सकता है, लिथियम आयन का सब कुछ इसने ठीक किया है, तो मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन जो मुझे दिखेगा ऐसा, दिख रहा है ऐसा कि वो हमारा राजा क्यों नहीं कर सकता है। बिकॉज एक्सपर्टीज दोनों के पास है, ब्रांड वैल्यू दोनों के पास है, सब सब कुछ दोनों के पास है। तो वैल्यूएशंस का जो गैप है वो भी फुलफिल हो सकता है आगे जाके, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैं इस चैनल पे कभी भी कोई टिप्स या रेकमेंड तो नहीं करता हूँ, अपना जो पर्सपेक्टिव है बताता हूँ, और वो गलत भी हो सकता है, सही भी। आपको जस्ट मेरा बिजनेस का व्यू देखना है, थोड़ा वैल्यूएशंस का व्यू देखना है, आपकी मर्जी, नहीं देखना है आपकी मर्जी। तो उस हिसाब से आपको अपना एलोकेशन करना है। इस कंपनी के बारे में मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया है। कोई स्लाइड्स अगर दिखाने लायक है जिससे आपको कुछ समझ आएगा तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन नहीं है, सीरियसली नहीं है। अ, नहीं है। और देखें, तो कोई अगर प्रॉब्लम है इस कंपनी के बारे में, कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू।